दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक VGT परीक्षा 2021 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 3 तारीख 7वां महीना 2021 शिफ्ट फर्स्ट फीमेल है। पहला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना जो है अतीत के चलचित्र का ऐसा संग्रह है, उपन्यास है, निबंध संग्रह, संस्मरणों का संग्रह या कहानी संग्रह। तो इसमें महादेवी वर्मा की रचना जो है अतीत के चलचित्र का ऐसा संग्रह है, ये बताना है। तो ये सही जवाब है, संस्मरणों का संग्रह है, सी सही जवाब है। महादेवी वर्मा की रचना जो है अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी संस्मरणों का संग्रह है। इसमें लेखिका हमारा परिचय, रामा, भाभी, बिंदा, शाबिया, बिट्टों, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपे, बबलू तथा अलोपी इन 11 जो है चरित्रों से करवाती है। तो महादेवी वर्मा की रचना जो है अतीत के चलचित्र का ऐसा संग्रह है, तो हमने बताया संस्मरणों का संग्रह है। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी संस्मरणों का संग्रह। इसमें लेखिका हमारा परिचय, रामा, भाभी, बिंदा, शाबिया, बिट्टों, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपी इन 11 चरित्रों से करवाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विख्यात कहानी कौन सी है? छाया है, बड़े घर की बेटी, उसने कहा था, शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विख्यात कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, सी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विख्यात कहानी उसने कहा था, जो सरस्वती पत्रिका से 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसको मील का पत्थर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी दो अन्य कहानी सुखमय जीवन 1911 ईस्वी और बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी है, जो भारत मित्र में प्रकाशित हुई। जबकि छाया जो है 1912 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और शतरंज के खिलाड़ी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विख्यात कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, जो सरस्वती पत्रिका से 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसको मील का पत्थर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी दो अन्य कहानी सुखमय जीवन 1911 ईस्वी और बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी है, जो भारत मित्र में क्या प्रकाशित हुई। जबकि छाया जो है 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है और शतरंज के खिलाड़ी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। इसके पीछे पहला क्वेश्चन था कि महादेवी वर्मा की रचना जो है अतीत के चलचित्र का ऐसा संग्रह है, तो हमने बताया संस्मरणों का संग्रह है। 1900 जो है 41 ईस्वी संस्मरणों का संग्रह। इसमें लेखिका हमारा परिचय जो है रामा हो गया, भाभी, बिंदा, शाबिया, बिट्टों, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपी इन 11 चरित्रों से करवाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? 1700 से अब तक, या 1700 से 1900 तक, या 1375 से 1700 तक, या 1900 से अब तक। तो आधुनिक काल का समय जो है कब से कब तक माना जाता है, ये प्रश्न है। तो आधुनिक काल का समय की बात करें तो ये 1900 से अब तक माना जाता है आधुनिक काल का समय। अतः शेष विकल्प जो है असंगत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन निम्न है। आदिकाल जो है 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल जो है पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, फिर उसके बाद अगर बात करें रीतिकाल उत्तर मध्यकाल जिसे कहा जाता है, तो इसे ये जो है 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल की बात करें तो 1900 से आगे। चौथा क्वेश्चन है कि एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो चौथा क्वेश्चन ये है कि एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दर्शनसार या नेमिनाथ चौपाई या योगचर्या। तो एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो श्रावकाचार है, ये सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है देवसेन कृत जो है श्रावकाचार को मानते हैं। इसमें 200 कितना है, 250 दोहा है, 250 दोहा तथा 7 जो है अधिकार समाहित हैं। साम्यक दर्शन, सम्य ज्ञान और साम्यक चरित्र, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, संलेखना एवं प्रतिमा है। तो एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है
देवसेन कृत जो है श्रवकाचार्य को मानते हैं। इसमें 250 दोहा तथा 7 अधिकार समाहित हैं। साम्य दर्शन, साम्य सम्य ज्ञान, साम्यक चरित्र, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, सल उल्लेखना एवं प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1903 में, 1905 में, 1900 में या 1902 में? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती के संपादक कब बने? 1903 में। इसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती के संपादक जो है 1903 ईस्वी में बने। अतः शेष विकल्प जो है असंगत है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो 1903 ईस्वी में बने। अतः शेष विकल्प जो है असंगत है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म की बात करें 15 मई 1864 में दौलतपुर रायबरेली में हुआ। इन्हें भाषा और साहित्य का व्यवस्थापक और कवियों का निर्माता कहा गया। इन्होंने रसग रंजन निबंध लिखा, जिसके कारण इन्हें रसग रंजन कहा गया। आचार्य द्विवेदी ने 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख लिखा। द्विवेदी जी जनवरी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। तो अगर बात करें 5वां क्वेश्चन की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो 1903 ईस्वी में। हमने बताया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक जो है 1903 ईस्वी में बने। अतः शेष विकल्प जो है असंगत है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म अगर बात करें तो 15 मई 1864 में दौलतपुर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती के संपादक जो है 1903 ईस्वी में बने। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म की बात करें तो 15 मई 1864 में दौलतपुर रायबरेली में हुआ। इन्हें भाषा और साहित्य का क्या कहा जाता है? व्यवस्थापक और कवियों का निर्माता कहा गया। इन्होंने रसग रंजन निबंध लिखा, जिसके कारण इन्हें रसग रंजन कहा गया। आचार्य द्विवेदी ने 1908 में सरस्वती पत्रिका में जो है भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की जो है उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख लिखा। द्विवेदी जी जनवरी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। 3 से 20 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। अगला 6वां क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? राहुल शंकरत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, गुलेरी का। तो अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है ये बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता जो है, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अतः अन्य विकल्प जो है असंगत है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है। शब्दानुशासन क्या है? अपभ्रंश का व्याकरण है। तो अगर बात करें कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने बताया ये कथन है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। और पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। शब्दानुशासन जो है अपभ्रंश का व्याकरण है। 7वां क्वेश्चन है कि जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? लक्ष्मण सिंह, दौलतराम, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राम प्रसाद निरंजनी। तो आपको बताना है कि पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया। जैन जो है पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? लक्ष्मण सिंह, दौलतराम, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राम प्रसाद निरंजनी। अगर बात करें दौलतराम की तो इन्होंने जैन पद्म पुराण का अनुवाद किया था। जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? तो दौलतराम ने किया था जैन पद्म पुराण का अनुवाद। 8वां क्वेश्चन है कि आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है ये बताना है। तो सही जवाब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक जो है किसे माना जाता है?
तो ये भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं जिन्हें आधुनिक युग का प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक माना जाता है। देखिए, आधुनिक युग का प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इनका जन्म 3 सितंबर जो है 1850 ईस्वी बनारस में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? 3 सितंबर को हुआ 1850 ईस्वी बनारस में हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। और इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास था। और माता का नाम पार्वती देवी और पत्नी कौन थी? मन्नू देवी थी। तो पिता का नाम पूछा जाए तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता का नाम पार्वती देवी और पत्नी जो है मन्नू देवी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का? 3 सितंबर 1850 ईस्वी में बनारस में हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया। भारतेंदु ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका को प्रकाशित किया। स्त्रियों के उत्थान हेतु बाला बोधनी पत्रिका प्रकाशित की। तो प्रश्न यही था कि आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 9वां क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? तो जैन पद्म पुराण का अनुवाद हमने बताया था कि दौलत राम ने किया था। 9वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है, ये बताना है। हिंदी में, पाली में, मगधी में या अवधी में? तो भैया ये पाली में जो है बौद्ध धर्म साहित्य भाषा बहुलता से मिलता है। किसमें? पाली में जो है बौद्ध धर्म साहित्य भाषा में बहुलता से मिलता है। बौद्ध धर्म साहित्य पाली भाषा में बहुलता से मिलता है। तो बौद्ध धर्म साहित्य बताना है कि किस भाषा में बहुलता से मिलता है। तो ये पाली में है। बौद्ध धर्म साहित्य जो है पाली भाषा में बहुलता से मिलता है। 10वां क्वेश्चन है कि आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था? 10वीं से 14वीं शताब्दी, 5वीं से 11वीं शताब्दी, 13वीं से 14वीं शताब्दी, 15वीं से 14वीं शताब्दी। तो आपको बताना है कि आदिकाल और वीरगाथा काल का समय क्या था। तो आदिकाल और वीरगाथा काल का समय जो है 10वीं से 14वीं शताब्दी है। क्या है? ये है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी जो है आदिकाल वीरगाथा काल का समय था। तो आदिकाल वीरगाथा काल का समय जो है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक है, अतः अन्य दिए गए विकल्प जो है असंगत हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार आदिकाल जो है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। आदिकाल जो है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल जो है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल जो है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अगला फर्स्ट है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल जो है 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा नंबर जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल में प्रगत प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल जो है 1953 ईस्वी से अब तक। तो इसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था। तो हमने बताया था कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है आदिकाल का समय है, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्ति काल का समय हमने बताया 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल का हमने बताया 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल जो है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल जिसे कहते हैं 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल जो है 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल प्रगत प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। 11वां क्वेश्चन है कि ओरछा नरेश जो है इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? केशव था, कवि गंग, घनानंद या देव? ओरछा नरेश जो है इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही जवाब जो है केशव है। ओरछा नरेश जो है इंद्रजीत के दरबारी कवि
केशव थे। केशव को महाराज इंद्रजीत सिंह ने अपना गुरु माना था। केशव को महाराज इंद्रजीत सिंह ने अपना गुरु माना था। केशव को आचार्य शुक्ल भक्ति काल में स्थान दिया। केशव को आचार्य शुक्ल भक्ति काल में स्थान दिया, जबकि केशव जो है रीतकाल के प्रथम आचार्य माने गए। इन्हें संधि काल भी कहा जाता है। केशव ने निम्न ग्रंथ लिखे हैं: रसिक प्रिया, कविप्रिया, नक्षिक, रामचंद्रिका, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। केशव की रामचंद्रिका में कितने 39 प्रकाश में राम की कथा है, जो संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति है। केशव की रामचंद्रिका में 39 प्रकाश में राम की कथा है, जो संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर और शुक्ल जी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद क्या हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जिनका जन्म जो है 1746 ईस्वी कायस्थ परिवार में बुलंदशहर में हुआ था। घनानंद का जन्म, घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा कवि, इनका जिनका जन्म जो है 1746 ईस्वी कायस्थ परिवार में बुलंदशहर में हुआ था, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। इन्होंने सुजान हित और सुजान शार, कोकशार आदि रचनाएं की। आचार्य शुक्ल प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? तो हमने बताया केशव था। 12वां क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज है, पंजाबी है, राजस्थानी, अवधी। तो भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ये ब्रज है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा ब्रज थी। विष्णुदास ब्रज भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले पहले कवि हैं। विष्णु अगर बात करें कि ब्रज भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले पहले कवि कौन हैं, तो विष्णुदास हैं। अष्टसाप के कवियों ने अनेक राग रागनियों में ब्रज भाषा को प्रयुक्त किया। ध्रुपद हो गए, भीम, पलासी जैसे संगीत की शैलियों को इन कवियों ने सृजित किया। तो अष्टचाप के कवियों ने अनेक राग रागनियों में ब्रज भाषा को प्रयुक्त किया। ध्रुपद, भीम, पलासी जैसे संगीत की शैलियों को इन कवियों ने सृजित किया। तो भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी है? तो हमने बताया कि ये ब्रज है। 13वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया? आदिकाल को, आधुनिक काल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को। तो हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया? तो भैया ये आधुनिक काल को जो है गद्यकाल कहा गया। हिंदी साहित्य में गद्यकाल जो है आधुनिक काल को कहा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो हिंदी साहित्य में गद्यकाल जो है आधुनिक काल को कहा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आदिकाल को वीरगाथा काल संवत 1050 1375 तक, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जो है रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल जिसे 1900 से 1984 ईस्वी बताया गया। तो हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया? तो हमने बताया आधुनिक काल को जो है गद्यकाल कहा जाता है। 14 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला है कि भाषा योग वासिष्ठ जो है नाभादास, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र, श्रृंगार रसमंडन विट्ठलनाथ, प्रेम सागर लल्लूलाल। तो भैया इसमें जो गलत है, असंगत है, वो है भाषा योग वासिष्ठ जो है नाभादास योग में सही नहीं है, जबकि इनका सही योग जो है भाषा योग वासिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी होगा। तो भाषा योग वासिष्ठ किसकी रचना है भैया? राम प्रसाद निरंजनी की। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, ये सही है। श्रृंगार रसमंडन जो है विट्ठलनाथ, श्रृंगार रसमंडन विट्ठलनाथ का है।
प्रेम सागर लल्लू लाल का है। नाचकेतु उपाख्यान शदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ। भाषा योग वासिष्ठ जो है ये किसका है भैया, तो ये है राम प्रसाद निरंजनी। और राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ है। नाचकेतु उपाख्यान शदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। 15वां क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है। विज्ञान गीता, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का। तो रीतिकालीन कविता का आरंभ जो है केशवदास की किस रचना से माना जाता है, तो इसका सही जवाब जो है रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया से जो है रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की रचना से माना जाता है। तो रीतिकालीन कविता का आरंभ जो है केशवदास की रसिक प्रिया से माना जाता है, तथा शेष विकल्प असंगत है। रसिक प्रिया की बात करें तो यह रस विवेचन संबंधित रचना है। यह जो है रस विवेचन से संबंधित रचना है। इसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। इसमें 16 प्रभाव अध्याय है। कविप्रिया की बात करें तो इसमें 16 प्रकाश हैं और यह अलंकार ग्रंथ है। केशव ने प्रवीण राय की वेश्या को काव्य की शिक्षा देने हेतु लिखा। इसके 5वें अध्याय में अलंकारों का वर्णन है। तो कविप्रिया जो है इसमें 16 प्रकाश हैं और यह अलंकार ग्रंथ है। केशव ने प्रवीण राय की वेश्या को काव्य की शिक्षा देने हेतु लिखा। इसके 5वें अध्याय में अलंकारों का वर्णन है। फिर अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता। यह केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है जो नाटक शैली में लिखा गया है। विज्ञान गीता क्या है, यह केशवदास का क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है जो नाटक शैली में लिखा गया है। रामचंद्रिका की बात करें तो यह संवाद योजना की श्रेष्ठतम। विज्ञान गीता क्या है, यह केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है जो नाटक शैली में लिखा गया विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता क्या है भैया, यह केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है जो नाटक शैली में लिखा गया है। रामचंद्रिका की बात करें तो यह संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। तो रामचंद्रिका यह संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ला जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिले। शुक्ला जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिले। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। तो रामचंद्रिका क्या है भैया, यह संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा रामचंद्रिका को। तो अगर पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा। शुक्ला जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। तो यह संवाद योजना की श्रेष्ठतम कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ला जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिले। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है। 12वीं, 5वीं या 6वीं या 10वीं शताब्दी से। तो हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है, ये बताना है। तो भैया हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है, तो 10वीं शताब्दी से के आसपास जो है माना जाता है हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है, तो ये 10वीं शताब्दी से जो है हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। और इसमें एक प्रश्न था कि किस रीतिकालीन कविता का आरंभ जो है केशवदास की किस रचना से माना जाता है। तो रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है, रसिक प्रिया हमने बताया था। और ये 16 क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है, तो ये 10वीं शताब्दी है। सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया, निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया, या कृष्ण की बाल लीलाओं का, या निर्गुण ब्रह्म में आस्था, या यशोदा के वात्सल्य का। तो आपको बताना है कि सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है, निर्गुण ब्रह्म का उपहास, कृष्ण की बाल लीलाओं का, निर्गुण ब्रह्म में आस्था, यशोदा के वात्सल्य का। तो क्या सही है ये बताना है। तो भैया सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है, तो सूरदास ने भ्रमर गीत में जो है निर्गुण ब्रह्म की का उपहास किया है। क्या किया है, निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया है। भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का उपहास का वर्णन किया है, अतः अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है।
भ्रमर गीत को प्रायः उपालंब काव्य कहा गया है। सूरसागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीत को प्रस्तुत किया गया है। शुक्ल जी इसे ध्वनि काव्य कहा है। इसे निर्गुण पर सगुण और ज्ञान पर भक्ति की स्थापना करने वाला भी माना गया है। तो सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया? तो हमने बताया निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया इसमें। और भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। भ्रमर गीत को प्रायः उपालंब काव्य कहा गया है और सूरसागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीत को प्रस्तुत किया गया है। शुक्ल जी इसे ध्वनि काव्य कहा है। इसे निर्गुण पर सगुण और ज्ञान पर भक्ति की स्थापना करने वाला भी माना गया है। 18 क्वेश्चन है कि पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जस पत्था वै पुत्रो किस कवि की पंक्ति है? पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जसु पत्था वै पुत्रो, पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जसु पत्था वै पुत्रो किस कवि की पंक्ति है? जगनिक, नागार्जुन, विद्यापति, अज्ञेय। तो भैया ये विद्यापति की जो है पंक्ति है। पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जसु पत्था वै पुत्रो किस कवि की पंक्ति है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जसु पत्था वै पुत्र। तो ये भैया विद्यापति की पंक्ति है। ये शिव भक्त थे। पुरुष कहाड़ी हव कहाँ जसु पत्था वै पुत्र पंक्ति जो है विद्यापति की। ये क्या थे? शिव भक्त थे। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। विद्यापति कौन थे? तो ये शिव भक्त थे और विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगर पूछ लिया जाए भैया किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, तो बच्चन सिंह है वो। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा। अगर पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य किस कवि ने कहा इन्हें विद्यापति को, तो भैया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद का आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो कौन कहता है भैया? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं विद्यापति के संबंध में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद का आध्यात्मिक संकेत बताया। विद्यापति द्वारा लिखित निम्न ग्रंथ है। संस्कृत की बात करें तो शैव सर्वस्व सार है। शैव सर्वस्व सार संस्कृत में है। अवहट्ट में कीर्तिलता है। मैथिली में पदावली। संस्कृत में गंगा वाक्यावली है और अवहट्ट में कीर्ति पताका है। मैथिली में गोरक्ष विजय नाटक है। तो शैव सर्वस्व सार संस्कृत, अवहट्ट में कीर्तिलता और मैथिली में पदावली। संस्कृत में गंगा वाक्यावली, कीर्ति पताका, अवहट्ट में और मैथिली में गोरक्ष विजय नाटक। विद्यापति को अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि, मैथिल कोकिल आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो स्वयंभू, अब्दुल रहमान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम भैया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। क्या है? अमीर खुसरो के गुरु का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली गांव में हुआ। तो अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु का नाम है। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली गांव में हुआ। इसका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। खुसरो जो है को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। तो खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है अमीर खुसरो को। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। तो प्रश्न क्या था कि अमीर खुसरो गुरु का क्या नाम था? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया।
और अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली गांव में हुआ। इसका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है 100 बताई जाती है, जिनमें महत्वपूर्ण जो है खाली बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गजल आदि हैं। 20 क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? मुंज है, नरपति नाल, दलपति विजय, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम चंद्रभट्ट था। अगर इनके वास्तविक नाम पूछा जाए तो चंद्रभट्ट है चंद्रबरदाई का। और ये जो है जगाती गोत्र का ब्राह्मण था। ये जो है जगाती गोत्र का ब्राह्मण था। उनका पुत्र जो है जल्लाड़ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? चंद्रबरदाई का। तो इनके पुत्र का नाम जल्लाड़ था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं: बृहत संस्करण, मध्यम संस्करण, लघु संस्करण, लघुत्तम संस्करण। बृहत संस्करण, मध्यम संस्करण, लघु संस्करण, लघुत्तम संस्करण। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने बृहत संस्करण प्रकाशित किया, जबकि दलपति विजय की रचना जो है खुमाड़ रासो यह 5000 जो है छंदों का ग्रंथ है। इसमें राजाओं के युद्धों और विवाहों का वर्णन है। किसमें? खुमाड़ रासो में। और नरपति नाल की रचना जो है बीसल देव रासो है ब्राह्मी। यह 200 छंदों का काव्य ग्रंथ है। इसके 4 खंड हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम भाई कौन सा है? तो चंद्रबरदाई है। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आँखें, या ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, बुनी हुई रस्सी। तो भैया बुनी हुई रस्सी जो है नागार्जुन की नहीं है, जो है शेष सभी नागार्जुन की है। बुनी हुई रस्सी जो है नागार्जुन का नहीं है। बुनी हुई रस्सी जो है नागार्जुन का नहीं है, बल्कि शेष सभी जो है नागार्जुन की रचना है। हजार हजार बाहों वाली, ये भी रचना नागार्जुन की है। प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें, और ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये भी रचना जो है नागार्जुन की है। नागार्जुन की जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में तरोनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में तरोनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। गांव में लोग उन्हें ठक्कर नाम से बुलाते थे। पिता का नाम गोकुल मिश्र था। माता उमा देवी। मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी। तो अगर बात करें नागार्जुन की, तो इनके जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में तरोनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था इनका जन्म। और इनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। गांव में लोग उन्हें ठक्कर नाम से बुलाते थे। और पिता का नाम जो है गोकुल मिश्र है। माता उमा देवी। मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी। नागार्जुन मैथिली भाषा से काव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। मैथिली गीत संग्रह नमो गाहा पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो नागार्जुन जो है मैथिली भाषा से काव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। मैथिली गीत संग्रह जो है नमो गाहा पर उन्हें जो है सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा ने नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा। अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक कबीर किस कवि ने जो है नागार्जुन को कहा है, तो आधुनिक कबीर जो है रामविलास शर्मा ने कहा है। बुनी हुई रस्सी रचना जो है, अगर बात करें बुनी हुई रस्सी की, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। तो क्या है बुनी हुई रस्सी भैया? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें जो है सन 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य रचनाएं गीत फरोश हैं, नीली रेखा है, नीली रेखा तथा नीली रेखा तक, अनाम तुम आते हो। तो कौन सी रचना है? गीत फरोश है, नीली रेखा तक, अनाम तुम आते हो। ये सभी रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत फरोश, नीली रेखा तक और अनाम तुम आते हो। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी नहीं है। हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आँखें,
ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये सभी रचनाएं जो है नागार्जुन की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हमने बताया बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य रचनाएं जो है गीत फरोश, नीले रेखा तक, अनाम तुम आते हो। 22 क्वेश्चन है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रांगे राघव ने किस विषयक वस्तु को चुना? बंगाल के अकाल के विषय को, समुद्र में उठे तूफान के विषय को, 1940 के द्वितीय महायुद्ध के विषय को, बिहार के अकाल के विषय को। तो ये सही है, बंगाल के अकाल के विषय को। तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक जो है रांगे राघव ने बंगाल के अकाल के विषय को चुना है। रिपोर्टाज विधा की शुरुआत जो है प्रगतिवाद से होती है। रिपोर्टाज विधा की शुरुआत जो है प्रगतिवाद से होती है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा है, जिसे शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रांगे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना? तो बंगाल के अकाल के विषय को जो है चुना। रिपोर्टाज विधा की शुरुआत प्रगतिवाद में होती है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जिसे शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। 23 क्वेश्चन है कि नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया? बलचनामा, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन या वरुण के बेटे। नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया? तो भैया ये बलचनामा है। नागार्जुन ने बलचनामा उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया। बलचनामा 1952 ईस्वी, बलचनामा 1952 ईस्वी। कृषक जीवन के दुखों का चित्रण। वरुण के बेटे में क्या है? तो मछुआरों की जीवन शैली का चित्रण है। वरुण के बेटे में मछुआरों के जीवन शैली का चित्रण 1957 ईस्वी है। और दुख मोचन की बात करें तो 1957 ईस्वी ठेठ देहाती समाज का जीवंत चित्रण है। दुख मोचन में क्या है कि 1957 ईस्वी में ठेठ देहाती समाज का जीवंत चित्रण। और रतिनाथ की चाची में क्या है? विधवा नारी की समस्या 1948 ईस्वी। तो नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया? तो भैया ये है बलचनामा। तो 1952 ईस्वी कृषक जीवन के दुखों का चित्रण बलचनामा में। वरुण के बेटे में मछुआरों की जीवन शैली के चित्रण 1957। दुख मोचन में क्या है? दुख मोचन में ठेठ देहाती समाज का जीवंत चित्रण। ठेठ जो है देहाती समाज का जीवंत चित्रण 1957 ईस्वी। रतिनाथ की चाची जो है 1948। विधवा नारी की समस्या इसमें रतिनाथ की चाची में जो है। 24 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं? बिहारी सतसाई सी सही है। बिहारी सतसाई ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। बिहारी लाल का जन्म जो है वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ भैया? वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। ये सवाई जयसिंह के राज दरबार में रहते थे। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। बिहारी सतसाई में कुल 713 दो है। बिहारी सतसाई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। 25 क्वेश्चन है कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? ज्ञानाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेमाश्रयी। तो भैया सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। सूफी शब्द जो है सोफिया का रूपांतर है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सूफियों ने अपनी साधना का माध्यम प्रेम को बनाया। सूफी साधना में शैतान माया है, जो साधक को प्रेम साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया है। सूफी साधना में साधना के 7 सोपान है: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, संतोष, प्रेम। तो सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? तो भैया हमने बताया प्रेमाश्रयी संबंधित है। सूफी शब्द जो है सोफिया का रूपांतर है, जिसका अर्थ है ज्ञान। और सूफियों ने अपनी साधना का माध्यम प्रेम को बनाया। सूफी साधना में शैतान माया है, जो साधक को प्रेम साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया। सूफी साधना में साधना के 7 सोपान है: अनुताप है, आत्मसंयम, वैराग्य। सूफी साधना में साधना के 7 सोपान है: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य,
दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, संतोष, प्रेम आदि।